जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है उससे भारत की कश्मीर को लेकर टेंशन बढ़ चुकी है। दोस्तों बताएंगे कैसे तुर्की के दोस्त सीरिया में तुर्की समर्थक आतंकवादियों की सरकार बन गई है। दोस्तों जो कश्मीर को लेकर भारत को टेंशन में डाल सकता है, बताएंगे कैसे भारत के लिए है ये बड़ी ही टेंशन भरी खबर। तो वहीं आपको बताएंगे हिंदुओं पर हमलों को फौरन रोके यूनुस सरकार। जी हाँ, बांग्लादेश पहुंचे भारतीय विदेश सचिव ने सुरादी खरी। जी हाँ, ढाका पहुंचते ही विदेश सचिव मिस्री का सख्त संदेश। बताएंगे दोस्तों क्या कहा भारतीय विदेश मंत्री ने, तो वही बताएंगे। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नेता को करारा जवाब दे दिया, कह दिया कि तुम बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा करोगे तो क्या हम बैठकर लॉलीपॉप खाते रहेंगे। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर सीरिया में तख्ता पलट से भारत की कश्मीर को लेकर बढ़ गई टेंशन। तुर्की का भी आया सबसे बड़ा कनेक्शन। बता दे क्या है यह खबर। दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क से खबर आई है कि राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों के डर से देश छोड़कर रशिया में शरण लेनी पड़ी। दमिश्क में विद्रोही समूह लगातार रैलियां कर रहे हैं और तख्ता पलट का ऐलान कर चुके हैं। वहीं अमेरिका ने सीरिया में अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। सीरिया में चल रही ये उथल पुथल न केवल इस देश का आंतरिक मामला है, बल्कि इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट भारत के विदेश नीति और कश्मीर के मसले पर भी पड़ सकता है। दोस्तों बशर अल असद की सरकार को सेकुलर माना जाता था। सीरिया ने हमेशा कश्मीर के मसले पर भारत के रुख का समर्थन किया। इस्लामिक सहयोग संगठन बोले तो OIC में भी सीरिया का रुख भारत के खिलाफ नहीं रहा। 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया, तब तुर्की और मलेशिया जैसे देशों ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन असद सरकार ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया था। दोस्तों अब सत्ता पर कब्जा करने वाला विद्रोही समूह तहरीर अल शाम है, जिसे तुर्की का समर्थन प्राप्त है। तुर्की ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लिया है। तुर्की ने कई बार संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत के खिलाफ बयान दिए हैं। ये विद्रोही संगठन तुर्की से हथियारों और अन्य मदद प्राप्त करता है। तहरीर अल शाम के सत्ता में आने का मतलब है कि सीरिया की नीति तुर्की के प्रभाव में आ सकती है। इससे भारत की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ हमेशा कड़ा रुख अपनाया है। तुर्की समर्थित विद्रोही संगठन के सत्ता में आने से कश्मीर के मसले पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। IS जैसे संगठनों का सीरिया में उभार कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है। असद सरकार ने हमेशा कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन किया। नई सरकार भारत के लिए इतनी अनुकूल नहीं हो सकती। वाकई में ये तुर्की का समर्थन करेगा और तुर्की हमेशा से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का ही साथ देता रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि सीरिया में तख्ता पलट से कश्मीर को लेकर भारत की टेंशन बढ़ा रहा है ये सीरियाई आतंकवादियों की सरकार। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, लेकिन भारत भी अपना जरूर अनुकूल कदम उठाएगा इस मुद्दे पर। तो वहीं आपको बता दें, ढाका पहुंचते ही विदेश सचिव मिस्री का सख्त संदेश, कह दिया पहले हिंदुओं की सुरक्षा तय करे बांग्लादेश की सरकार। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये मुद्दा सख्ती से उठाया। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये दौरा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद दोनों देशों के बीच उत्पन्न तनाव को कम करने और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के प्रति भारत की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया है। विक्रम मिस्री ने अपने समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ ये बात साझा की कि भारत सकारात्मकता और रचनात्मक संबंधों की उम्मीद करता है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। ढाका पहुंचने के बाद विक्रम मिस्री ने कई महत्वपूर्ण बैठकें की। उन्होंने विदेश सलाहकार मोहम्मद जसीमुद्दीन के अलावा कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ भी भेंट की। तो उधर ममता बनर्जी ने भी उन बांग्लादेशी नेताओं को करारा जवाब दिया जो कह रहे थे कि हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा करेंगे। तो ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा, तुम बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा करोगे तो क्या हम बैठकर लॉलीपॉप सिर्फ खाएंगे। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की पार्टी BNP के जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी के भारत विरोधी बयान का करारा जवाब दिया। बांग्लादेशी नेता रिजवी ने रविवार को बयान दिया था कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। विधानसभा में बांग्लादेश के हालात पर जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम भारत के नागरिक हैं। अगर तुम्हारी हिम्मत बंगाल, बिहार और ओडिशा लेने की है तो क्या हम लॉलीपॉप खाने के लिए बैठे हैं। दरअसल बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। वो
विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। बंगाल में बहुसंख्यक समुदाय के भीतर बीजेपी का समर्थन बढ़ा है। ममता बनर्जी का यह बयान बीजेपी के अभियान को कुंद करने का एक प्रयास माना जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस बांग्लादेशी बीएनपी के जनरल सेक्रेटरी रुहुल कबीर रिजवी को? दोस्तों बताना मत भूलिएगा, जो भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने की बात कह रहा है। तो वहीं आपको बता दें, इंडियन नेवी के जंगी साजो सामान से चीन पाकिस्तान हल्कान, परमाणु पनडुब्बी प्लेटफॉर्म, न्यूक्लियर हमला करने वाली सबमरीन जल्द होगा अपने भारत के पास, जिसने पाकिस्तान और चीन को कंपा दिया है। दोस्तों, चीन अगर अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है तो भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम भी चीनी नौसेना का मुकाबला करने के लिए गति पकड़ रहा है, जो पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2036 तक इंडियन नेवी के बेड़े में पहली पनडुब्बी आ जाएगी। इसके साथ ही नई रिपोर्ट से पता चला है कि परमाणु पनडुब्बियों के लिए बनाए जा रहे प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट आईएनएस वर्षा के भी अगले 2 सालों के भीतर चालू होने की संभावना है। और भारत के इन जंगी साजो सामान को दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान हैरान है। अपना भारत दोस्तों मोदी सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हर तरीके से मजबूत होता नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हर एक देश भारत से अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है और अपना हर एक साजो सामान भारत को मुहैया करवाने की कोशिश में है, ताकि भारत को भी किसी चीज की कमी ना पड़ सके, चाहे वो डिफेंस सिस्टम को ही क्रिएट करने की क्यों ना हो बात। अपना भारत लगातार मजबूत बन रहा है दोस्तों, ऐसे में हमें गर्व है, हम भारतीय हैं। अगर आप मानते हैं तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और आप लोग भी हमारे खबरों का लुत्फ उठा सके। दोस्तों अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर भारतीय सेना पर पाकिस्तान गिराएगा क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का सबसे बड़ा दावा, कहा तबाह कर सकता है इंडिया। जी हाँ, पाकिस्तान में परमाणु हथियारों को लेकर अक्सर बात होती रही है। पाकिस्तान के नेता अक्सर अपने बयानों में परमाणु ताकत होने का दम्भ भरते हैं और भारत को इस बाबत धमकी भी देते रहे हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और भारत से रिश्तों पर कमर चीमा ने डिफेंस एक्सपर्ट और इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अदनान बुखारी से बात की। अदनान बुखारी ने बातचीत में बताया कि दरअसल पाकिस्तान की परमाणु ताकत है क्या। दोस्तों, पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार चीमा से बात करते हुए बुखारी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान में परमाणु बम गिराए गए और इनसे बेहिसाब तबाही हुई। इससे परमाणु हथियारों पर एक बहस छिड़ी। इसके बाद 1950 के दशक में अमेरिका में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी सामरिक परमाणु हथियार बनाए गए। ये पूरे शहरों को नष्ट करने वाले परमाणु हथियारों की तुलना में कम ताकतवर होते हैं। भारत और पाकिस्तान के 90 के दशक में परमाणु परीक्षण किया और इसके कुछ वर्ष बाद 2011 में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को अपनी सेना में शामिल किया। कमर चीमा ने सवाल किया है कि अगर पाकिस्तान भारत के किसी करीबी शहर से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उस ओर दाग देता है तो क्या होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि इसका असर वापस पाकिस्तान में ही देखने को मिले, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे से सटे हुए हैं। इस पर बुखारी ने कहा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 0.5 किलो से 15 टन तक के हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगा? तो आपको बता दें, पाकिस्तान में अगर भारत की सेना आ जाए और जमीन पर कब्जा कर ले तो क्या पाकिस्तानी आर्मी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अपनी जमीन पर कर सकती है, क्योंकि वहां पर दूसरे देश की फौज बैठी है। इस पर अदनान बुखारी ने कहा, अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो ये एक रणनीतिक फैसला होगा कि कैसे इसका जवाब देना है। ऐसा किया भी जा सकता है, लेकिन ये एक दूसरी परेशानी पैदा कर सकता है। तो उधर बुखारी ने यह भी कहा कि 2003 की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सिद्धांत कहता है कि अगर इंडियन मिलिट्री के ऊपर दुनिया में कहीं भी तबाही वाले हथियार का इस्तेमाल होता है तो उनको जवाब देने का हक है। ऐसे में भारत परमाणु हथियार से पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। यानी कि अपना भारत दोस्तों हर तरीके से आज इतना सक्षम हो चुका है कि पाकिस्तान को जब चाहे कीड़े की तरह मसल सकता है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों का पंजाब पर भी असर। सुखबीर सिंह बादल हमले को लेकर दिया हिंट, भारत को सतर्क रहने की है अब जरूरत। बता दें, कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताते हुए लेखक कुशल मेहरा ने कहा है कि भारत को इस खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि कनाडा में कई गुरुद्वारों पर खालिस्तानी समर्थकों का कब्जा हो चुका है और जो अब धार्मिक स्थलों के बजाय कट्टरपंथी विचारधारा और फंडिंग का अड्डा बन गया है। कुशल मेहरा ने बताया कि इन गुरुद्वारों के जरिए न केवल विदेशों से फंडिंग इकट्ठा की जा रही है, बल्कि युवाओं को खालिस्तानी विचारधारा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन गतिविधियों का असर अब पंजाब में भी दिखने लगा है, जहां हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखविंदर सिंह बादल पर हमले की घटना सामने आई है। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूडो को फिर कहा कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, इसीलिए कनाडा बन जाए। अमेरिका का राज्य मैक्सिको को भी धमका डाला। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया है कि अमेरिका अपने 2 पड़ोसी देशों कनाडा और मैक्सिको को क्रमशः $100 अरब और $300 अरब की सब्सिडी दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो इन दोनों देशों को अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए। ट्रंप ने खास करके कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को धमकी दी है कि अगर कनाडा और मैक्सिको ने अपने अपने क्षेत्रों से अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के प्रवाह को नहीं रोका तो वो दोनों देशों पर भारी शुल्क लगा देंगे।
देंगे, ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि हम कनाडा को हर साल 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सब्सिडी दे रहे हैं। हम मैक्सिको को लगभग 300 अरब अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी दे रहे हैं। हमें सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। हम इन देशों को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? अगर हम उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं तो उन्हें यानी अमेरिका का एक राज्य बन जाना चाहिए, जिसने दोस्तों ट्रूडो को एक बार फिर बहुत बड़े सदमे में डाल दिया है और अमेरिका के साथ ट्रंप की सरकार के होते हुए संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन वाकई में आप लोगों के कमेंट पढ़ करके हम वाकई में खुश होते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि इस बार ट्रंप की सरकार बनेगी तो ट्रंप ही दोबारा से आए हैं, जो वाकई में भारत के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं, स्वेज नहर का विकल्प बनेगा यूरोप एशिया को जोड़ने वाला नया रास्ता। अरबों डॉलर के रूट पर दुनिया की है नजर, समुद्र में जाम से मिलेगी अब राहत। जी हाँ, इराक एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच नया परिवहन लिंक बनाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 17 बिलियन डॉलर है, जिसके 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को विकास का मार्ग नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के मिस्र की स्वेज नहर के रास्ते को टक्कर देने की उम्मीद है। स्वेज नहर का रूट एशिया और यूरोप के बीच बेहद महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग माना जाता है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया रूट 745 मील लंबा होगा, जो उत्तरी तुर्की सीमा से दक्षिणी फारस की खाड़ी तक फैला होगा। इसमें सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों को शहरों से जोड़ते हुए का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इसका मकसद एशिया और यूरोप के बीच समुद्री यात्रा के समय को कम करना है, ताकि इसे स्वेज नहर रूट के विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने लाया जा सके। वहीं आपको बता दें, हवा में टकराए तुर्की सेना के 2 हेलीकॉप्टर, उनमें सवार सभी सैन्य कर्मियों की हो गई मौत। जी हाँ, तुर्की के 2 सैन्य हेलीकॉप्टर सोमवार को हवा में टकरा गए, जिससे उनमें से एक हेलीकॉप्टर में सवार 5 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया गया। निजी एनटीवी टेलीविजन ने गवर्नर अब्दुल्ला इरीन के हवाले से बताया कि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बता दें, दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रपति यून की विदेश यात्रा पर लगाया बैन। जी हां, दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति यून सुक येओल पर उनके द्वारा लगाए गए मार्शल लॉ की घोषणा की जांच के दौरान विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दक्षिण कोरिया की पुलिस, अभियोजकों और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने प्रतिबंध का अनुरोध किया था। इन एजेंसियों ने पिछले सप्ताह यून द्वारा मार्शल लॉ लगाए जाने के बाद संभावित विद्रोह के आरोपों की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। न्याय मंत्रालय के एक अधिकारी ने संसदीय सुनवाई में बताया कि प्रतिबंध जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है कांग्रेस, साथ आए आम आदमी पार्टी, सपा और टीएमसी के नेता। आखिर क्या है इनका आरोप? बता दें, विपक्षी इंडी गठबंधन की ओर से राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव लाने की पेशकश की है, जिसका समर्थन इंडी अलायंस के अन्य दल भी कर सकते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर जगदीप धनखड़ पक्षपात कर रहे हैं। वो विपक्षी दलों के सांसदों को मौका नहीं देते और उन्हें अनसुना किया जाता है। ममता बनर्जी की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। बताया जाता है कि सोमवार को राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामे के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के रुख को देखते हुए कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सोमवार को जॉर्ज सोरोस से जुड़े मुद्दे पर जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसको लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? क्या होने वाली आपकी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी भी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली खबर में दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।